दोस्तों आज 5 अगस्त है और आज के रोज आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया था। तकरीबन 5 साल होने को हैं और लगातार अवाम की ये डिमांड है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए। जम्मू कश्मीर के लोग यूनियन टेरिटरी में बिल्कुल भी खुश नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि यहाँ जो है वो रियासत का दर्जा दिया जाए, यहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए और जितनी भी करप्शन है वो ख़त्म होनी चाहिए। और ख़ुसूसी तौर पे जो नौकरियों में स्कैम्स हुए हैं उन स्कैम्स को लेकर चलते हुए नौजवानों का जो ट्रस्ट, जो भरोसा टूटा है, उसे एक बारी फिर से मजबूत किया जाए। जम्मू कश्मीर महाराजा हरि सिंह की जो है एक प्रिंसली रियासत थी, एक स्टेट थी जिसे तोड़कर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज था और लेफ्टिनेंट गवर्नर के होने की वजह से लोगों की जो रिप्रेजेंटेशंस हैं वो शायद किसी हद तक आज के समय में कामयाब नहीं होती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ की आवाम चाहती है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, यहाँ की असेंबली हो और यहाँ सेक्रेटरीट में जो है वो आम शहरी अपने काम के लिए, अपने मुतालबे के लिए जाएं, बल्कि यहाँ पर वो सब नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेट्स की तानाशाही है, जिसके इव्ज में आम शहरियों की बात को सुनने और मानने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पर हमेशा लोगों की रिप्रेजेंटेशंस चीफ मिनिस्टर्स ने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने और उसके साथ साथ जो है वो एमएलएज ने की। लेकिन जब से ब्यूरोक्रेट्स इनकी रिप्रेजेंटेशंस कर रहे हैं तब से आम शहरियों का ये मानना है कि जो उनकी जेन्युइन और जायज़ मांग है वो पूरी नहीं हो रही है। आज के समय में हर आम शहरी मुश्किलात में, परेशानी में है। याद होगा आपको वो समय जब जम्मू कश्मीर स्टेट था और यहाँ पे असेंबली थी और सेक्रेटरीट में हज़ारों लोग अपना काम करवाने जाते थे। आज वही सेक्रेटरीट है जिसके अगल बगल आपको बहुत कम लोग नज़र आते हैं, क्योंकि अफसरों की तानाशाही है। इस वजह से जिससे चाहें वो मुलाकात करें, जिससे चाहें वो मुलाकात ना करें। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए। आपने सुना होगा कि यूनियन टेरिटरी से स्टेट बनती है, लेकिन ये पहली बदनसीब स्टेट है जिसे यूटी बनाया गया है। और वैसे भी यूटी बनाने के बाद ये क्लेम किया गया था कि यहाँ पे नॉर्मलसी है, हालात ठीक है, इलेक्शंस होने चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकार ये भी कहती है कि अभी हालात ठीक नहीं है। तो कई सारे लीडर ये कहते हैं कि इलेक्शंस का सही समय नहीं है। कई सारे लीडर कहते हैं कि इलेक्शंस जो वक्त है उसके मुताबिक होना चाहिए, मामूल के वक्त के मुताबिक होना चाहिए और जो वक्त दिया गया है उसी वक्त पे जो है वो इलेक्शन करवा दिया जाए। अब जम्मू कश्मीर के अंदर आलम ऐसा है कि किसी की बात सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। अगर कोई बात करना चाहे भी तो उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। एक गरीब तबका ऐसा है जो आज के समय भी राशन के लिए तड़प रहे हैं। एक गरीब तबका ऐसा है जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है। आयुष्मान के कार्ड तो हैं लेकिन उस स्कीम के तहत कई सारी बीमारियों का इलाज नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर डिपो के ऊपर राशन तो मिलता है लेकिन वो राशन भी आम शहरी को पूरा नहीं दिया जाता जितनी उसे ज़रूरत है। और इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर के जितने भी रिसोर्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो यहाँ की माइनिंग है, उसको भी लेकर लोगों के हमेशा एहतिजाजी मुजाहरे नजर आए, जिनमें लोगों ने ये डिमांड की है सरकार से कि उनका जो हक है वो उनके पास रहे और जो आम शहरी जम्मू कश्मीर के हैं उनको प्रायोरिटी दी जाए, ना कि यहाँ की टेंडरिंग होने के बाद यहाँ के रिसोर्सेज, यहाँ की जो यहाँ का रिसोर्स है वो बाहर के लोगों को दे दिया जाए। वैसे आपने ये भी सुना होगा कि हर स्टेट को अपना एक स्पेशल स्टेटस था। जम्मू कश्मीर को भी एक अपना स्पेशल स्टेटस है। आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर बाकी कितनी सारी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे उनके अपने कानून है, जहाँ पे उनके अपने स्पेशल स्टेटस है। अगर जम्मू कश्मीर के पास अपना स्पेशल स्टेटस था तो इसमें बुराई क्या थी? इसमें तो कोई बुराई नहीं थी। अगर यहाँ के लोगों की नौकरियाँ उनके पास थी, यहाँ के लोगों की ज़मीनें उनके पास थी, उसमें तो कोई बुराई नहीं थी। पर अगर सरकार ने यूटी बनाया तो यूटी बनाने के बाद सरकार ने ऐसे कौन से काम किए हैं जिससे आम शहरी मुतासिर हैं, जिससे लोग खुश हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनके लिए जो है वो एक बड़ा रोल प्ले किया है? आज के समय में भी आप देख लीजिएगा कितने सारे यहाँ पे नौकरियों के अंदर स्कैम्स हुए। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कितने सारे स्कैम्स को जो है वो उनके अंदर एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया ताकि उन स्कैम्स को एक्सपोज भी करवाया। और हम उसके लिए मुबारक भी देना चाहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को कि उनका एक अच्छा एक्शन रहा। कई सारी वेटिंग लिस्टें अभी पेंडिंग है। यहाँ पे JKSSB के कई सारे एग्जाम्स हुए जिनमें स्कैम्स थे। उन स्कैम्स को लेकर जो है वो गवर्नर साहब ने अपनी जो है वो एक पॉजिटिव रोल प्ले किया। कई सारी जो लिस्ट है उन्हें कैंसिल किया।
जब कुछ था गड़बड़, इसीलिए तो गवर्नर साहब ने भी ये सब किया ना, अदरवाइज वो थोड़ी करते। इसका मकसद कि यहाँ पे जो है वो करप्शन अगर हो रही है तो उसकी जिम्मेवारी कौन अपने कंधों पे ले रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। फायर इमरजेंसी के नौजवान थे, उनके आज तक भी जो है वो इंसाफ उन्हें नहीं मिल पाया, उनकी जो मांगे वो अभी भी इसी तरीके से जैसे पहले थी। आज जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी तो बन चुका है, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक आम शहरी प्राउडली ये कह सकता है कि मैं एक यूटी में रह रहा हूं? क्या ये कह सकता है कि पहले जो राशन मिलता था अब उसमें भी कमी हो रही है? क्या ये कह सकता है कि पहले जो पेट्रोल गैस सस्ता मिलता था वो आज महंगा मिल रहा है? क्या ये कह सकता है कि पहले जो सरकार ने स्कीमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाई थी उन स्कीमों का पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है? पहले बिजली जो है वो सस्ती थी, आज बिजली बहुत महंगी है। स्मार्ट मीटर, डिजिटल मीटर्स लगाए जा रहे हैं, बिजली की कटौती हो रही है। 800 रुपए वाला जो बंदा है वो 1600 रुपए फीस दे रहा है। गरीब परिवारों के अंदर जो है वो लोगों के पास पैसा नहीं है, वो बिजली की फीस कहां से इतनी ज्यादा देंगे? वहीं दूसरी ओर जो जिन लोगों से वादा किया था कि हम आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट का फायदा देंगे, 0% फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो इंप्लीमेंट हुआ एज पर आरटीआई रिपोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई रिपोर्ट में साबित हुआ है। वहीं दूसरी ओर जो लोग पिछले कई सालों से अपनी जमीनों के ऊपर रह रहे थे, डिमोलिशन ड्राइव के दौरान उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। तो कितनी सारी परेशानियां जम्मू कश्मीर के अंदर। हम सेलिब्रेशन तो करना चाहते हैं कि 5 अगस्त का दिन है, बड़ा अच्छा है, 370 हटाया, बहुत अच्छा किया सरकार ने, बट एटलीस्ट सरकार हमें यह भी तो बताए ना कि हुआ क्या है, यहाँ पे पॉजिटिविटी क्या है, नौजवानों की नौकरियों में स्कैम्स क्यों होते हैं, यहाँ पे जेकेएसएसबी को लेकर क्यों सवालिया निशान खड़ा होता है, क्यों सारे अलग अलग मुकामात के ऊपर जो है वो एजेंसीज की रेड होती हैं, क्यों इस तरीके से जो है वो आज भी जम्मू खित्ते के अंदर टेररिज्म नजर आ रहा है। इन सब सवालों का जवाब तो देना होगा। और ये एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया में बात कर रहा हूं, नॉट एज ए जर्नलिस्ट। मैं अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता हूं एक प्लेटफॉर्म पे, उनकी रिप्रेजेंटेशन को लेकर मैं बात कर रहा हूं, उनकी यकीन, जो उनका भरोसा, जो उनका मेरे साथ एक मोहब्बत है, उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट तो सेगमेंट आज की सोसाइटी के अंदर नौजवान के लिए रोजगार है। अगर उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा तो बहुत बदनसीबी है। एमफिल, पीएचडी, मास्टर्स की डिग्रियां करने के बाद नौजवान जो है वो गाड़ियां चला रहे हैं, ड्राइवर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? क्या पुराने वक्त में जो सरकारी नौकरियां मिलती थी, जैसे टीचर्स, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, आर&बी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर और भी महकमे थे, क्या आज इतने लंबे अरसे से कोई सरकारी पोस्ट किसी टीचर के लिए निकली है? क्या सिविल में किसी जेई के लिए कोई वैकेंसी आई है? क्या इलेक्ट्रिकल में किसी जेई के लिए कोई वैकेंसी आई है? क्या मैकेनिकल डिपार्टमेंट में आई है? क्या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में आई है? क्या कोई टीचर की पोस्ट निकली है? क्या कोई अच्छी पोस्ट जो है वो गैजेटेड लेवल की सरकार प्रोवाइड कर रही है नौजवानों को? ये सबसे बड़े सवाल है, इनके ऊपर हमें सवाल सरकार से करना होगा। और दोस्तों, जो भी सवाल मैं करता हूं, मैं जेन्युइन सवाल करता हूं। मेरा नौजवानों के लिए हमेशा से एक जो है वो स्टैंड रहा है, क्योंकि मेरे साथ नौजवान है, मुझे नौजवान फॉलो करते हैं, वो मुझे देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो मुझे उनके राइट्स के लिए तो फाइट करनी है। एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इट्स माय ड्यूटी, ये मेरा टास्क है, वो मुझे परफॉर्म करना है। और अगर मैं वो परफॉर्म नहीं कर पाता हूं तो मैं फिर एक सही जर्नलिस्ट नहीं हूं, क्योंकि मेरा ये काम नहीं है कि मैं लोगों के बीच में जो है वो बहुत ज्यादा नफरतें फैलाऊं। मेरा ये काम है कि जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो सरकार के सामने लेकर जाऊं। अगर बिजली जम्मू कश्मीर के अंदर इतनी जनरेट होती है, कितने मेगावाट्स यहाँ से निकलती है, वो मेगावाट्स बाहर की रियासतों को अगर सप्लाई किया जाता है, वहां से कितना इनकम आती है, वो इनकम कहाँ यूज होती है, किस पोल पे यूज की जाती है, किस वायर पे वो यूज की जाती है, कौन सा अपग्रेडेशन का वर्क होता है, कौन सा डेवलपमेंट का वर्क होता है, तो वो सरकार बताए हमें। उसके बाद इतने ज्यादा यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनसे कितने मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जम्मू कश्मीर में कितनी यूटिलाइज होती है, जम्मू कश्मीर में कितनी बिजली की कटौती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे रेत है, बाजरी है, जो माइनिंग है, उसकी जो रॉयल्टी होती है वो कौन भर रहा है, उसका टेंडर किसको मिल रहा है? क्या एक आम शहरी को वो टेंडर दिया जा रहा है या आउट ऑफ स्टेट का बंदा आके वो टेंडर ले रहा है? क्या जम्मू कश्मीर के शख्स को मौका मिल रहा है? ये एक बड़ी बात है। टूरिज्म में भी इसी तरीके से जो यहाँ पे कई सारे जो ऑक्शंस होते हैं वो किसके हक में जा रहे हैं, वो एक सबसे बड़ी बात है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो हमें करने चाहिए सरकार को, जिससे हमें मालूम होना चाहिए। पहले जमाने में जो है वो पहले जमाने में जो है वो टीचर्स को जॉब्स मिलती थी और कई सारे टीचर्स की जो सरकारी नौकरियां भी निकलती थी, वैकेंसीज निकलती थी। एक लंबे अरसे से कोई टीचर की पोस्ट नहीं आई है जिसमें कोई टीचर के लिए फॉर्म फिल कर पाए। मास्टर्स पीएचडी करने के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। आज सरकार जो है वो 180 या 200 नौकरियां निकाल रही है फीमेल सुपरवाइजर के लिए। फॉर्म वहां पे फिल हो रहा है 50,000 नौकरियों के लिए 200 बच्चे हैं, तो यानी सीधा सीधा कि 49,800 तो लिस्ट ही में नहीं है ना, वो तो है ही नहीं है, क्योंकि 200 वैकेंसीज हैं। इतनी ज्यादा हमारी बहनें पढ़ी लिखी हुई हैं, इतने फॉर्म लग रहे हैं, उसका क्या होगा? कल सरकार ने 4,002 वैकेंसीज निकाल दी
पुलिस कांस्टेबल के लिए फॉर्म फिल करने के लिए कितने सारे नौजवान बैठे हुए हैं। क्या ये 4002 वैकेंसीज क्या इन नौजवानों के लिए पूरी है? कल को जब फॉर्म फिल होगा 20,000 फॉर्म लगता है, 10,000 फॉर्म लगता है, 15,000 फॉर्म लगता है, कितना ज्यादा होगा। फिर सरकार में बैठे हुए लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए जी, आप लोग बिजनेस स्टैंड करें। तो बीडीएस लोग वाले जो डॉक्टर्स हैं उनका क्या होगा? वो तो अपना प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं। आप लोग उन्हें 10 लाख रुपए दे रहे हैं स्कीम के तहत। आप बीडीएस डॉक्टर्स को कह रहे हैं कि आप 10 लाख में जो है वो अपने साथ 2 असिस्टेंट और खुद जो है वो एडजस्ट हो जाए, जबकि बीडीएस डॉक्टर की एक चेयर ही जो है वो 10 लाख रुपए की आती है। तो वो 10 लाख रुपए की चेयर लाएगा या अपनी क्लिनिक बनाएगा या अपने साथ जो एसोसिएट हैं 2 उनको रेडी करेगा। ये भी सोचने वाली बात है। स्कीम आप देते हैं, लाख 1.5 लाख रुपए आप बेनिफिट स्टूडेंट को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उस लाख 1.5 लाख में स्टूडेंट 5 साल की डिग्री कैसे कंप्लीट कर सकता है? वो भी लाख 1.5 लाख नहीं होता, उससे भी कम पैसा होता है। कई सारी स्कॉलरशिप्स अभी पेंडिंग है, जो स्कॉलरशिप्स अभी तक सरकार ने जो नहीं दी है। मस्ट इंपॉर्टेंट ये है, सबसे बड़ी बात जो है वो हम सब लोगों के बीच में है कि स्कीम्स लाई जाती हैं, वो स्कीम्स ग्राउंड पे कितनी इंप्लीमेंट होती हैं वो देखने वाली बात है। हजारों स्कीम्स की खबरें तो मैंने दी, हजारों स्कीम्स को लेकर चर्चा तो मैंने की और मैंने सरकार को अप्रिशिएट किया। आज वो स्कीम्स ग्राउंड पे कितनी इंप्लीमेंट है वो मुझे बताएं। कितने सारे लोगों को उन स्कीम्स का फायदा मिल रहा है, सरकार कितना पैसा दे रही है सब्सिडी पे, वो देखने वाली बात है। कितना बड़ा यूनिट बनाना है वो देखने वाली बात है। 1 रुपया देकर अगर आप बोल रहे हो कि 10 रुपए का काम करो तो वो नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। 1 रुपए में 10 रुपए का काम नहीं हो सकता है। 9 रुपए कोई भी शख्स अपने जेब से नहीं इन्वेस्ट कर सकता है। अगर वो 9 रुपए जेब से इन्वेस्ट कर देना तो उसे उस 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है, तो वो सरकार का वो 1 रुपए का भी लोन ना ले। तो ये सोचने वाली बात है। एटलीस्ट ऐसी पॉलिसीज फ्रेम की जाए जिससे हमारे नौजवानों को फायदा मिले, जिससे हमारी आती नस्लों को फायदा मिले। एंड बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए जर्नलिस्ट, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ माई पीपल। तो मेरा फर्ज बनता है इन मुद्दों को रेज करना सरकार के सामने। मेरा फर्ज बनता है कि बिल्कुल एक अच्छे तरीके से, एक शांत मिजाज में, एक अच्छे लहजे में सरकार के साथ बात करनी और उन्हें बताना कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है और इन्हें क्या मिल रहा है। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हम सब लोगों के लिए कि हमें इस पे गौर फिक्र करना चाहिए। अगर हम आज नहीं करेंगे तो शायद हम कल पछतावा करेंगे। मैं सही कह रहा हूं तो वीडियो शेयर कर दे और मैं सही नहीं कह रहा हूं तो बिल्कुल भी शेयर ना करें। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।